इस वीडियो में हम लोग लॉन्गवॉल माइनिंग का आगे का पोर्शन देखे थे। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, लॉन्गवॉल माइनिंग क्या है? ये एक अंडरग्राउंड माइनिंग ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब कोल को हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। इसका दो था, एक था एडवांसिंग लॉन्गवॉल, नेक्स्ट था रिट्रीटिंग लॉन्गवॉल। क्लियर है? एडवांसिंग लॉन्गवॉल था और रिट्रीटिंग लॉन्गवॉल। फिर हम लोग देखते हैं आगे इसमें वर्क कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे एक फेस बनाते हैं और इस फेस पे हम लोग मशीन्स को लगा के कोल को एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं। यही एक सिंपल लेआउट था। ये दो रास्ता जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रोड। इधर से एयर ऐसे जाता था और इधर से ऐसे एयर बाहर आ जाता था। ठीक है, ये सारा सिस्टम चाहे तो शाफ्ट से कनेक्ट आता था या इंक्लाइन से कनेक्ट आता था। फिर हम लोग लॉन्गवॉल माइनिंग का एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे, इंडिया में लॉन्गवॉल माइनिंग से कितना कोल एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब कुछ देखे थे। आज हम लोग एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ लॉन्गवॉल माइनिंग देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन का अर्थ होता है वैसा क्या सुटेबल कंडीशन है जहां हम लोग लॉन्गवॉल माइनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, यही इसके एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं थिन सीम्स। थिन सीम्स यानी कि जैसा हमको पता है कि बोर्ड एंड पिलर को अगर वर्किंग करना है, बोर्ड एंड पिलर से वर्किंग करना है, तो सिम का थिकनेस मिनिमम 1.8 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और 4.8 मीटर से ज्यादा अगर सिम थिक है तो हम लोग बोर्ड एंड पिलर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड एंड पिलर को अप्लाई करने के लिए हमको मिनिमम ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सिम थिकनेस। पर लॉन्ग वॉल में ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग वॉल में हम लोग थिन सिम को भी वर्क करते हैं। कितना मतलब सिम को वर्क कर सकते हैं, एज थिन एज 0.7 मीटर तक वर्क कर सकते हैं। और थिक सिम यानी 4.8 मीटर से जो मोटा सिम है उसको भी हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग से वर्क कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सीम्स विथ डर्ट बेंड। डर्ट बेंड क्या होता है? सपोज ये हमारा कोयला का सीम है, बीच में क्या होगा, एक मिट्टी का लेयर रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डर्ट बैंड। तो मान लीजिए सीम में ऐसा डर्ट बैंड है, इसको भी वर्क कर सकते हैं और ये मिट्टी का जो लेयर निकलेगा इसको हम लोग स्टोरिंग करने के लिए यूज कर लेंगे। सीम्स विथ स्ट्रॉन्ग रूफ एज वेल एज सीम्स विथ वीक रूफ, यानी कि कहीं स्ट्रॉन्ग रूफ है वहां भी हम लोग लॉन्ग वॉल को यूज कर सकते हैं, और कहीं वीक रूफ है यानी कि रूफ कमजोर है तो वहां भी हम लोग लॉन्ग वॉल को यूज कर सकते हैं। अगर रूफ कमजोर होता है तो वहां बोर्ड एंड पिलर को यूज करेंगे, तो दिक्कत क्या आता है कि रूफ फॉल फ्रीक्वेंटली होते रहता है, उससे एक्सीडेंट्स होने का चांस बना रहता है। पर लॉन्ग वॉल में हम लोग इतना अच्छा सपोर्ट लगाते हैं, पावर सपोर्ट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, वर्किंग पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है? फिर है कंटीजियस सीम। कंटीजियस सीम क्या होता है? ऐसा सीम जो एक दूसरे के काफी नजदीक हो और वो नजदीकी 9 मीटर से 9 मीटर हो। ठीक है, यदि कोई सीम 9 मीटर के अंदर है एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटीजियस सीम बोलते हैं। 9 मीटर से दूर है तो उसको हम लोग कंटीजियस सीम नहीं बोलते, 8 मीटर 7 मीटर। क्लियर है? कंटीजियस सीम को फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोल सीम है, जस्ट इसके नीचे कोई दूसरा सीम है और ये जो दूरी है ये 9 मीटर से कम हो, तो इन दोनों सीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजियस सीम। तो अगर दो सीम है, कंटीजियस सीम है, तो उसको भी आसानी से हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड से वर्क कर सकते हैं। फिर आता है गैसी सीम। तो हमको जैसे पता है कि सीम डिग्री 1 गैसी माइंस हो सकता है, डिग्री 2 गैसी सीम हो सकता है, डिग्री 3 गैसी सीम हो सकता है। तो जैसे डिग्री 3 गैसी सीम है यानी कि यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ मीथेन एमिशन काफी ज्यादा है। तो इसमें बोर्ड एंड पिलर से अगर हम लोग वर्किंग करेंगे तो हमको एयर बहुत ज्यादा सर्कुलेट करना पड़ेगा और डिफिकल्टी इन वर्किंग आएगी। पर लॉन्ग वॉल माइनिंग से कितना भी गैसी सीम हो हम लोग वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है लॉन्ग वॉल माइनिंग में वो काफी एफिशिएंट होता है। क्लियर है? वेंटिलेशन सिस्टम काफी एफिशिएंट होता है लॉन्ग वॉल वर्किंग में, इसलिए हम लोग गैसी सीम्स को भी वर्क कर सकते हैं।
और वैसा सीम जिससे हम लोग चाहते हैं कि उसमें मैकेनाइजेशन ज्यादा हो और उससे आउटपुट हमको ज्यादा मिले, वैसे सीम्स को भी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल माइनिंग से ही वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड एंड पिलर से वर्किंग में हमको आउटपुट काफी कम मिलता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है ज्यादा, ठीक है। प्रोडक्शन चूंकि बहुत कम होता है, तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो तो हमको लॉन्ग वॉल वर्किंग ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये स्टेबल स्टेबल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको समझते हैं, स्टेबल क्या होता है। तो लॉन्ग वॉल वर्किंग में सबको पता होगा कि गेट रोड होता है। गेट रोड क्या होता है? मेन गेट और टेल गेट, क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेट रोड बोलते हैं। गेट रोड में दो चीज आता है, मेन गेट और टेल गेट। तो कभी कभी क्या होता है, इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, स्टेबल सिर्फ लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में ही बनाते हैं। द गेट रोड्स एक्सटेंड स्लाइटली बियॉन्ड द फेस एंड द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द गेट इज कॉल्ड स्टेबल। इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा फेस है, ये पोर्शन फेस है, ठीक है, एफ ए सी फेस है। और ये क्या है? गेट रोड है। इस गेट रोड को हम लोग इस फेस से थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, क्लियर है। ये रोड क्या है? थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड है। इसी एक्सटेंडेड पोर्शन को हम लोग स्टेबल बोलते हैं, STABL, स्टेबल। इसका क्या यूज है? Stables have to be provided where belt conveyor or rope haulage is used in the gate। तो अगर हम लोग गेट में, ये मेन गेट या टेल गेट में रोप हॉलेज यूज कर रहे हैं या बेल्ट कन्वेयर यूज कर रहे हैं, तो हमको स्टेबल देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मशीन्स होते हैं, उनके जो कटिंग और लोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं फेस पे, उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए या उनको रिवर्स करने के लिए, उनके प्रॉपर मूवमेंट के लिए भी हमको या शिफ्टिंग के लिए हमको स्टेबल का जरूरत पड़ता है। अब स्टेबल क्या है कि रोडवे है जो फेस से आगे एक्सटेंड करता है। तो ये कितना आगे तक एक्सटेंड करता है? तो ये नॉर्मली 8 से 10 मीटर आगे तक एक्सटेंड करता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो लॉन्ग वॉल फेस का लेंथ हम लोग 50-60 मीटर से लगभग 200-250 मीटर तक रख सकते हैं, क्लियर है। तो वो कौन सा फैक्टर्स है जो लॉन्ग वॉल के फेस लेंथ को डिटरमाइन करते हैं? तो आउटपुट डिजायरेबल, जितना ज्यादा हमको आउटपुट चाहिए फेस लेंथ उतना ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना। देखिए, where cut operations at longwall face follow where operations at longwall face follows a rigid cycle of activities, the coal output is available only in one shift out of three shifts. So for continuous flow of coal it is essential to have three or more longwall faces। तो जब हम लोग लॉन्ग वॉल फेस में क्या कर रहे हैं, सपोज ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। एक बार हम लोग समझते हैं, जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके क्या कर रहे हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लॉन्ग वॉल फेस से प्रोडक्शन सिर्फ एक शिफ्ट में मिलता है, बाकी दो शिफ्ट में लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सपोर्ट ये सब लगाने में निकल जाता है। तो मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कोल मिले, तो कम से कम हमको 3 या 3 से ज्यादा फेस रखना पड़ेगा लॉन्ग वॉल वर्किंग में। सेकेंड पॉइंट है जो फेस लेंथ को डिटरमाइन करता है, वो है कैपेसिटी ऑफ कोल कटिंग एंड लोडिंग मशीन। कोल कटिंग मशीन सीआरआर हो सकता है, कोल लोडिंग मशीन एएफसी हो सकता है, गेट कन्वेयर हो सकता है, स्टेज लोडर हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेस कन्वेयर और कैपेसिटी ऑफ गेट कन्वेयर वो डिटरमाइन करता है कि हमारा लेंथ कितना रहेगा फेस का। सपोज फेस का कन्वेयर का कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो हम लोग फेस का लेंथ भी कम रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ रहेगा तो वो उतना मटेरियल को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर, कैपेसिटी ऑफ कटिंग मशीन और लेंथ ऑफ फेस, इन सबको एक ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, ताकि, समझ रहा है ना, ऑप्टिमाइज मतलब प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज आइडल ना रहे। आइडल मतलब कि सपोज अब कोयला मशीन ज्यादा कट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, ऐसे केस में एक मिसमैच बनेगा। तो हम लोग लेंथ ऑफ फेस
जो मशीन का कैपेसिटी है, ये सब सबको मैचिंग रखते हैं। फिर है वेंटिलेशन एट द फेस। अब हमको पता है कि रेगुलेशन के हिसाब से माइंस में किसी भी वर्किंग प्लेस में या जहां से वर्कर्स आ जा रहे हैं, जो प्लेस एसेसिबल है, एसेसिबल मतलब उस प्लेस तक लोग पहुंच सकते हैं, वहां कहीं भी मीथेन का कंसंट्रेशन हमको 1.25% से ज्यादा नहीं रखना है और CO2 का कंसंट्रेशन 0.5% से ज्यादा नहीं रखना है। तो हम लोग फेस का लेंथ इतना ही रखेंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर वेंटिलेशन कर पाए, ताकि मीथेन और CO2 का परसेंटेज इस लिमिट को क्रॉस ना करें। अगर सपोज हम लोग फेस लेंथ ज्यादा रखें और वहां मीथेन एमिशन भी ज्यादा है, तो क्या होगा कि गैसेस को कम करने के लिए हमको बहुत तेजी से वहां एयर सर्कुलेट कराना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में एयर भेजना पड़ेगा। तो हमको पता है कि क्वांटिटी ऑफ एयर बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्लियर है। तो जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ज्यादा तेज हवा चलेगा तो ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि वर्कर्स के लिए डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ज्यादा डस्ट होगा, वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फिर है कैपिटल अवेलेबल। अब सपोज हमारा फेस लेंथ बहुत बड़ा है, वहाँ बड़े बड़े और एडवांस कैपेसिटीज के मशीन चाहिए, उनको खरीदने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। अगर सपोज हमारे पास पैसा ही कम है तो हम लोग उतने एडवांस मशीन को नहीं खरीद पाएंगे, उतने हाई कैपेसिटी के मशीन को नहीं खरीद पाएंगे, तो मशीन वहाँ छोटा यूज करेंगे। जब मशीन छोटा यूज करेंगे तो लेंथ ऑफ फेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग फेसेस यानी बड़े लंबे फेसेस में क्या होगा, बहुत सारे प्रॉप्स लगेंगे, बहुत सारे लिंक बार्स लगेंगे, चॉक्स लगेंगे, पुशिंग एंड रिट्रैक्टिंग इक्विपमेंट लगेंगे, वाटर इन्फ्यूजन इक्विपमेंट लगेंगे, कोल्ड ड्रिल्स ज्यादा लगेंगे, फेस कन्वेयर का लेंथ ज्यादा होगा और उसका हॉर्स पावर भी ज्यादा होगा। तो कैपिटल भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है फेस लेंथ को। फिर है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। अब माइंस में बहुत सारा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पाया जाता है, जैसे कि फोल्ड, फॉल्ट, डाइक, सील। तो किसी एरिया में यदि ज्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है तो हम लोग फेस लेंथ को कम रखेंगे। और यदि उस एरिया को हम लोग पहले से ही अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए हैं, हमको डाउट है कि हो सकता है यहाँ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, तो भी हम लोग फेस लेंथ को कम रखेंगे। फिर है रेट ऑफ स्टोइंग, कि हमारे पास स्टोइंग का जो व्यवस्था है उसका रेट क्या है। अगर कम कैपेसिटी का स्टोइंग अरेंजमेंट हमारे पास है तो हम लोग फेस लेंथ को भी कम करें, अगर ज्यादा कैपेसिटी का स्टोइंग अरेंजमेंट हमारे पास है तो हम लोग फेस लेंथ को ज्यादा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ये फेस है, ये पोर्शन हमारा फेस है, ठीक है। ये वर्किंग एरिया है जहां पर सीयरर कोल को कट कर रहा है। ये पीछे वाला पोर्शन को हम लोग गोफ बोलते हैं, ठीक है। गोफ क्या है? वो खाली पोर्शन है जहां से हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उसको हम लोग गोफ बोलते हैं। तो ये दूरी, गोफ और फेस की दूरी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 मीटर रहेगा, 5.5 मीटर रहेगा, पर ये 7 मीटर तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे जैसे कोयला एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, इस एरिया को, गोफ एरिया को इमीडिएटली सेंड स्टोइंग करते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, रूफ सपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट वर्क। तो इन थिन सीम, जैसे कि मान लीजिए सीम बहुत ही पतला है, सपोज 1 मीटर का ही है, तो वहां वर्कर्स अगर काम करेंगे तो गेट रोड्स में उनको जाना पड़ेगा। तो गेट रोड को हमको मिनिमम 1.5 1.6 मीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वर्कर आराम से आ जा सके। तो वैसे केस में क्या होता है कि हमको स्टोन को कट करना पड़ेगा। सपोज ये है, ठीक है, ये हमारा गैलरी है जो कि 1 मीटर ठीक है, इसके ऊपर पत्थर है, तुमको पत्थर को ही कट के इसको कम से कम 1.5 1.6 मीटर ऊंचा करना पड़ेगा, ताकि वर्कर्स आराम से जा आ पाए। तो ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव वर्क है। तो जितना ज्यादा हम लोग फेस चलाएंगे उतना ज्यादा हमको गेट रोड्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फेस हम लोग कम चलाएं और फेस लेंथ को लंबा रखें, ठीक है। लंबा रखेंगे तो क्या होगा, हमको कोल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ज्यादा विथ लेस नंबर ऑफ फेसेस। तो नॉर्मली लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फेस 60 मीटर से 200 मीटर तक होता है, डिपेंडिंग ऑन दिस। और ये 60 मीटर रहेगा, 70 मीटर रहेगा कि 100 मीटर रहेगा, वो डिपेंड करेगा पिछला 7 कंडीशंस कैसा है। सारे कंडीशंस को देख के हम लोग फेस लेंथ को डिसाइड करते हैं। फिर है कि फेस लेंथ किधर एडवांस करेगा, तो फेस लेंथ किधर एडवांस करेगा,
तो फेस लेंथ कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा है सपोज फेस, ठीक है, तो इधर राइज तरफ हो सकता है, फेस क्या हो सकता है, एडवांस राइज तरफ कर सकता है, ठीक है, ये डीप राइज डायरेक्शन है, और ये फेस लेंथ स्ट्राइक, फेस स्ट्राइक के अलॉन्ग है, फेस क्या है, स्ट्राइक के अलॉन्ग है, ठीक है, और ये बढ़ रहा है डीप राइज डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है कि फेस डीप राइज डायरेक्शन के अलॉन्ग है और स्ट्राइक के अलॉन्ग बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द माइंड, ठीक है। इसमें देखिए ये डीप स्ट्राइक क्या होता है कि डीप क्या होता है कि जिधर सीम का इंक्लिनेशन है, और स्ट्राइक क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रू डीप। स्ट्राइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो ट्रू डीप के परपेंडिकुलर होता है। तो फेस हमारा क्या हो सकता है, डी स्ट्राइक के अलोंग हो सकता है, और ये डीप राइज डायरेक्शन में ऐसे बढ़ सकता है। क्लियर है? A face along the strike is preferable for stowing in seams dipping at more than 1 in 5। तो जहां पर भी सीम का इंक्लिनेशन 1 in 5 से ज्यादा होता है, वहां पर हम लोग फेस को स्ट्राइक के अलॉन्ग रखते हैं, और वो बढ़ता डीप राइज डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर है साइक्लिक लॉन्ग वॉल और नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता क्या है, ठीक है। तो साइक्लिक बोर्ड एंड पिलर भी होता है, और साइक्लिक लॉन्ग वाल भी होता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। साइक्लिक मतलब ये एक फिक्स्ड प्रोसेस को फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग बोर्ड एंड पिलर में वर्किंग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फेस पे जाते हैं, वहां पर ड्रिलिंग करते हैं, फिर ड्रिल्ड किए हुए होल्स में चार्जिंग करते हैं, एक्सप्लोजिव डालते हैं, फिर हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, फिर कोयला टूटता है, फिर हम लोग वेंटिलेशन थोड़ा देर तक करते हैं ताकि वो वहां से डस्ट फ्यूम ये सब निकल जाए। फिर हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि एसडीएल जाता है या एलएसटी जाता है, जो कोयले को उठाता है कन्वेयर बेल्ट पे या डायरेक्ट रूफ हॉलेज में लोड करता है, वहां से कोयले को हम लोग बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस एक साइक्लिक है। अगर हम लोग किसी एक स्टेप को छोड़ेंगे तो अगला स्टेप प्रोसीड नहीं हो पाएगा। जैसे कि सपोज हम लोग ड्रिलिंग किए पर ब्लास्टिंग नहीं किए, तो लोडिंग ऑपरेशन रुक जाएगा। तो उसी तरह से लॉन्ग वॉल वर्किंग, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सीयरर सीयरर यूज करते हैं, तो सीयरर भी यूज करते हैं, सीयरर नहीं भी यूज कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा सीयरर यूज करते ही है, हर जगह सीयरर यूज करते ही है। तो लॉन्ग वॉल भी दो तरह का हो सकता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक या फिर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्लियर है? नॉन साइक्लिक को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। उसी तरह बोर्ड एंड पिलर भी हो सकता है नॉन साइक्लिक कंटिन्यूअस, अगर वहां हम लोग कंटिन्यूअस माइनर को यूज कर रहे हैं कोल कटिंग के लिए। तो अभी हम लोग साइक्लिक लॉन्ग वॉल मेथड पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक क्या है। ऑन ए कन्वेंशनल लॉन्ग वॉल फेस equipped with coal cutting machines, face conveyors, the operations at the face follows a fixed cycle of operation and it covers a period of 24 hours। तो मान लीजिए हम लोग कोल कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, फेस कन्वेयर लगाए हुए हैं। फेस कन्वेयर ये बेल्ट कन्वेयर है या स्क्रैपर चेन कन्वेयर, दोनों में से कुछ हो सकता है। और जब ऑपरेशन एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी एक बार कोल एक्सट्रैक्शन कर, एक शिफ्ट में कोल एक्सट्रैक्शन होता है, दूसरे शिफ्ट में सपोर्ट लगता है, तीसरे शिफ्ट में कुछ और काम होता है। तो एक मतलब 3 शिफ्ट में हमको सिर्फ एक शिफ्ट में ही कोल प्रोडक्शन मिलता है साइक्लिक लॉन्ग वॉल में। अब मान लीजिए हमको स्क्रैपर चेन कन्वेयर लगाना है, इसके लिए हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। ऐसे अगर लाइन हमारा मुड़ा हुआ रोडवे है तो इसमें हम लोग स्क्रैपर चेन कन्वेयर नहीं लगा सकते। क्लियर है? Where sand stowing is adapted for stowing the goof, minimum distance between packed goof edge and face is restricted generally to 6 मीटर। ये क्या बोल रहा है, फॉर प्रॉपर रूफ कंट्रोल, कि मान लीजिए ये हमारा फेस है और यहाँ तक हम लोग क्या किए, हमारा गोफ है, इस गोफ में क्या किया, हम सैंड स्टोइंग कर दिए। तो ये जो अनसपोर्टेड रूफ है और फेस है, इसके बीच अधिकतम दूरी 6 मीटर ही हो सकता है। अगर ज्यादा रखेंगे तो रूफ कंट्रोल का प्रॉब्लम आएगा, रूफ गिर सकता है। ठीक है?
तो साइकिल ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होता है तो देखते हैं। हम लोग साइक्लिक लॉन्गवॉल में जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको ए शिफ्ट नाम दे रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, कोल को हम लोग कट कर रहे हैं और ड्रिलिंग मशीन से हम लोग फेस पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। कोल कटिंग मशीन सीसीएम को यूज करके हम लोग अंडर कट दे रहे हैं और ड्रिलिंग करके होल्स बना रहे हैं। बी शिफ्ट में क्या हो रहा है कि हम लोग होल्स को चार्ज कर रहे हैं और उसको फायर कर रहे हैं, एक्सप्लोड करा रहे हैं एक्सप्लोजिव को, ठीक है। एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होगा, फिर कुछ देर तक हम लोग फैन ऑन करेंगे, ऑक्सिलरी फैन, वहां पर वेंटिलेशन होगा, सारा फ्यूम्स डस्ट क्लियर होंगे, फिर हम लोग वहां पर जाएंगे और रूफ का ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग क्या होता है कि लूज कोयला जो रूफ से लटके रहता है उसको हम लोग गिरा देते हैं जमीन पर ताकि रूफ हमारा प्लेन हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो रूफ और साइड का ड्रेसिंग करेंगे और रूफ को हम लोग प्रॉप और चौक लगा के क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और सी शिफ्ट में क्या हुआ, कोल लोडिंग करेंगे और हम लोग कोल को बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा सपोर्ट जो लगाना होगा वो लगाएंगे। तो देख रहे हैं लॉन्ग साइक्लिक लॉन्ग जब हम लोग फॉलो करते हैं तो 3 शिफ्ट में सिर्फ एक शिफ्ट में ही हमको कोल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बाकी दोनों शिफ्ट कोल प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी दोनों शिफ्ट में कोल प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी अरेंजमेंट करना है, ड्रिलिंग करना है, कोल कटिंग मशीन को यूज करना है, सपोर्ट लगाना है, ये सब काम हो रहा है। ये साइक्लिक माइनिंग का एक डिसएडवांटेज भी है क्या, कि सिर्फ हमको कोल एक ही शिफ्ट में मिलता है। अब है कि मान लीजिए हम लोग लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग कर रहे हैं, वहां क्या करें, स्टोइंग नहीं कर रहे हैं और हम रूफ को चाह रहे हैं कि रूफ हमारा धसे। जहां हम लोग स्टोइंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, रूफ 24 से 48 घंटे के बाद गोफ के ऊपर का रूफ धस जाता है और वो एरिया स्टेबल हो जाता है। तो जहां हम लोग रूफ को ऐसे धसा रहे हैं, केविंग करना मतलब रूफ को धसाना, तो वहां पर क्या होगा, सपोज मेरा ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं इधर बाउंड्री से शाफ्ट की ओर। मान लीजिए अभी यहाँ तक वर्किंग हमारा हो गया, ये गोफ एरिया है, ये क्या है, ये गोफ एरिया, यहाँ से कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम रूफ का फेस जब यहाँ धसाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइड्स में सपोर्ट लगा देते हैं, समझ में आया। अब इससे क्या होता है, यहाँ सपोर्ट लगा दिए तो यहाँ तक का रूफ क्या हो गया, मजबूत हो गया, तो गिरता इधर का ही रूफ है। तो रूफ को हमेशा फेस के पैरेलल, फेस अगर ये है और फेस के पैरेलल मतलब हम लोग रूफ को हमेशा फेस के पैरेलल में ही धसाएंगे। अब साइक्लिक लॉन्ग वॉल सिस्टम में क्या होता है, ईच फेज ऑफ ऑपरेशन, कटिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, तो उनको उस शिफ्ट में ही कंप्लीट करेंगे। जिस शिफ्ट में जो काम अलॉटेड है उस काम को हम लोग उस शिफ्ट में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कोल 3 शिफ्ट में से सिर्फ एक शिफ्ट में ही हमको मिलता है। और अगर हम लोग चाह रहे हैं कि माइन से 24 आवर कोयला निकले तो कम से कम हमको 3 या 3 से ज्यादा फेस चलाना पड़ेगा। क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ साइक्लिक लॉन्गवॉल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। साइक्लिक लॉन्गवॉल प्रोसेस कुछ नहीं है, उसमें है क्या कि हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके कोयला को निकालते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम लोग सुने हुए हैं कि लॉन्ग वाल में हम लोग सीयरर चलाते हैं। तो लॉन्ग वाल दो तरह का हो सकता है, एक साइक्लिक हो सकता है, दूसरा नॉन साइक्लिक हो सकता है। तो साइक्लिक में हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह बोर्ड एंड पिलर भी साइक्लिक नॉन साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। तो पुराने जमाने में वैसे ही ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके हम लोग कोयले को लॉन्ग वाल प्रोसेस से निकालते थे, जब ये सीयरर, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, गेट कन्वेयर, स्टेज लोडर ये सब इन्वेंट नहीं हुआ था। पर धीरे धीरे माइनिंग इवॉल्व हुआ, लॉन्ग वाल मेथड भी इवॉल्व हुआ और हम लोग नॉन साइक्लिक लॉन्ग वाल या फिर कंटिन्यूअस लॉन्ग वाल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कंटिन्यूअस लॉन्ग वाल, इसमें क्या करते हैं समझते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर्स आने लगे, ठीक है, जिसमें स्नेकिंग करने का कैपेबिलिटीज था। स्नेकिंग मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत ऐसे मुड़ सके, तो ये सब कैपेबिलिटी था, है ना। तो फिर इसके कारण क्या हो गया कि कंटिन्यूअस माइनिंग करना यूज हो गया। फिर मैकेनिकल पावर लोडर आ गए, मतलब पावर चॉक्स आ गए, जो जिसको हम लोग फटाफट फेस पे लगा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सीयरर मशीन्स आ गया, जिसको हम लोग आर्मर्ड फेस कन्वेयर पे माउंट करते हैं और कन्वेयर सीयरर कट करता जाता है कोयला को, और क्या होता है कि आर्मर्ड फेस कन्वेयर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता जाता है। तो जब इस टाइप का हम लोग लॉन्ग वॉल वर्किंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल वर्किंग या कंटिन्यूअस लॉन्ग वॉल वर्किंग, ठीक है।
तो इस कंटिन्यूअस माइनिंग में क्या होता है कि जैसे पुराने नॉन साइक्लिक में होता था ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ये सब कुछ नहीं करते हम लोग, कंटिन्यूअसली कोल फेस से कट होता जाता है और वो ट्रांसपोर्ट होता जाता है फेस कन्वेयर से, गेट कन्वेयर से, और गेट कन्वेयर से माइंस के बाहर आता जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सपोर्ट में भी क्या लगाते हैं, पावर चॉक्स लगाते हैं जो ऑटोमेटिक एडवांस होता है, चॉक सील्ड सपोर्ट लगाते हैं, सील्ड सपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग वॉल वर्किंग विथ कोल प्लाव, फिर देखेंगे हम लोग लॉन्ग वॉल वर्किंग विथ सीएरआर, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।